अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं डॉन न्यूज में कमेजबान अब्दुल गफ्फार पुराम रिप्ले में। जनाब आज बात करेंगे उस हवाले से जिस पर सोशल मीडिया पे बड़ी बात हो रही है, यानी कि चैंपियंस ट्रॉफी 2025 की क्लोजिंग सेरेमनी, उसकी प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन, जहां पर पाकिस्तान का कोई हमें जो है वो नामो निशान नहीं दिखाई दिया। बड़ी कंफ्यूजन इस हवाले से आईसीसी ने भी कल इस हवाले से अपना एक मौकफ जारी किया, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का क्या मौकफ है ये अब तक सरकारी तौर पर सामने तो नहीं आ सका। लेकिन आज के प्रोग्राम में इनसाइड स्टोरी न सिर्फ आपको इस हवाले से बताएंगे, बल्कि पाकिस्तान की टीम न्यूजीलैंड के खिलाफ 5 T20 मैचेस और 3 वनडे इंटरनेशनल मैचेस खेलने के लिए आज न्यूजीलैंड रवाना होगी। पाकिस्तान टीम के क्या गेम प्लान है ये भी आपके साथ डिस्कस करेंगे। और इन सब मौजूद पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं डॉन न्यूज लाहौर के स्पोर्ट्स रिपोर्टर गुलाम मुर्तजा। उन्हें प्रोग्राम में खुश आमदेद कहते हैं। गुलाम मुर्तजा, पहले फरमाइएगा, जो कंफ्यूजन रहा, आईसीसी ने कल मौकफ जरूर जारी किया, हम और आप कोशिश करते रहे कि हमें कोई सरकारी मौकफ मिल जाए कि मोहसिन नकवी साहब जरूर मौजूद थे। आईसीसी कहता है जी उन्होंने ट्रैवल नहीं किया, समीर साहब वहाँ मौजूद थे, सुमैर साहब, लेकिन उनको फिर आईसीसी ने नहीं बुलाया। ये क्या मामला है और क्या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कम से कम कल रात तक तो मेरे पास यही अपडेट है कि उन्होंने कोई हवाले से वजाहत जारी नहीं की थी, बट क्या आपके इल्म में है कि असल वजह क्या बनी? पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की कोई वजाहत नहीं दी गई और कुछ ज़राए हमें बताते हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी को आईसीसी की जानिब से मदऊ किया गया था, लेकिन वो अपनी मसरूफियात के बाइस ट्रैवल नहीं कर सके थे। सुमैर अहमद सैयद जो डायरेक्टर थे चैंपियन ट्रॉफी के भी और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में भी बड़े ओहदे पर फाइज हैं, तो उनको वो दुबई में मौजूद थे। लेकिन जो आईसीसी की जानिब से आपको भी पता है कि जो आपको रिप्लाई किया गया था कि किसी डायरेक्टर को वो पोडियम पे मदऊ नहीं किया जाता, तो ये आईसीसी की जानिब से कहा गया था। लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के ज़राए हमें ये बताते हैं कि डायरेक्टर को आईसीसी की जो चैंपियन ट्रॉफी की इख्तितामी तकरीब थी उसमें ना मदऊ करने की वजह से एक एहतजाज भी रिकॉर्ड करवाया जाएगा। अब ये देखना है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कब ये ऑफिशियली तौर पर लेटर उन्हें लिखेगा और एहतजाज रिकॉर्ड करवाएगा। गुलाम मुर्तजा, ये तीसरा या चौथा वाकया इस चैंपियंस ट्रॉफी के दौरान, एक तो वो लोगो वाला मामला हुआ जिस पर तो आईसीसी ने वजाहत दी थी, बट आपको पता है, आपने भी रिपोर्ट किया था, जो मामला हुआ था उसके बाद फिर गलत एंथम जो प्ले हुआ, आप कदाफी स्टेडियम लाहौर में मौजूद थे जब ऑस्ट्रेलिया का मैच चल रहा था इंग्लैंड के साथ, उसके बाद भी एक और वाकया अब ये हुआ। तो आईसीसी और पीसीबी के दरमियान कुछ मिसाली ताल्लुकात नहीं रहे इस चैंपियंस ट्रॉफी के दौरान। गो के टूर्नामेंट बहुत ही अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज हुआ और कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हुई, लेकिन जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड है, आई थिंक वो कहते हैं ना, थोड़ा सा उनके लिए कुछ मसले मसाइल रहे इस टूर्नामेंट में। जी, लाहौर में मैच हो रहा था, बड़ा मैच था और उसमें भारतीय तराना जो वो शुरू कर दिया गया क्योंकि इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया का मैच था। लेकिन 3 दफ़ा 3 तराने जो डीजे की जानिब से लगाए गए वो दोनों टीमों के तराने नहीं थे, तो 3 गलतियां हुई थी लाहौर के कदाफी स्टेडियम में ही। तो ये भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से निशानदेही की जाएगी। जब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड आईसीसी को लेटर लिखेगा तो उसमें ये गलतियां भी निशानदेही इनकी भी की जाएगी। और दूसरा, इंडिया और बांग्लादेश का जो मैच दुबई में हो रहा था उसमें बाकायदा तौर पे जो ब्रॉडकास्टर थे उन्होंने टीवी के ऊपर जो आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी 2025 है उसमें मेजबान पाकिस्तान का नाम नहीं ब्रॉडकास्ट किया था, तो वो उसकी भी निशानदेही पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने की है और वो भी ये गलती आईसीसी के प्लेटफॉर्म पे उठाएंगे भी और लेटर में बाकायदा तौर पर लिखेंगे। तो कुछ गलतियां भी हुई हैं जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड चाहता है कि उनको आईसीसी के प्लेटफॉर्म पे उजागर किया जाए और ताकि अगले किसी टूर्नामेंट में ऐसी गलतियां ना हो सकें। चलिए अपने नाज़रीन को हम ये जरूर बताते हैं कि 2023 के वर्ल्ड कप में भारत के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी साहब मौजूद थे प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। इसी तरह 2021 में सौरभ गंगुली जो कि आईसीसी के प्रेसिडेंट थे उस वक्त वो मौजूद थे। लेकिन जो हमें बताया गया ज़राए की जानिब से कि आईसीसी सिर्फ इलेक्टेड मेंबरान या बोर्ड मेंबर्स को जो है वो पोडियम में मदऊ करता है, एम्प्लॉयज़ को नहीं करता। लेकिन बहरहाल पाकिस्तान होस्ट था, किसी ना किसी तरह कॉम्पिटिशन होनी चाहिए थी। लग ऐसे रहा था जैसे दुबई में जो फाइनल हो रहा है, पूरा चैंपियंस ट्रॉफी शायद दुबई में हुआ, पाकिस्तान की कोई जो है ना मेंशनिंग नहीं थी, जिसके ऊपर पाकिस्तान के फैंस और टेस्ट क्रिकेटर्स सरापा एहतजाज हैं। गुलाम मुर्तजा, बात करते हैं पाकिस्तान न्यूजीलैंड T20 सीरीज की। आज न्यूजीलैंड ने अपना स्क्वाड भी अनाउंस किया और हम देख सकते हैं कि माइकल ब्रेसवेल उसमें अपनी टीम की क़यादत करेंगे, लेकिन जो आईपीएल के खेलने वाले प्लेयर्स हैं वो शामिल नहीं होंगे, जिनके अंदर अगर आप देखें तो डेवन कॉनवे हैं, रचिन रविंद्रा हैं, मिचेल सार्टनर जो कि न्यूजीलैंड के कप्तान भी हैं, फिलिप्स हैं, फिरगोसन हैं। तो पाकिस्तान के लिए शायद बहुत बुरी सूरत हाल इसलिए नहीं है कि पाकिस्तान की भी एक यंग टीम, ट्रांजिशन वाली टीम जा रही है। आपने कवर किया जब लाहौर में एक कैंप लगा हुआ था, क्या कुछ खास इस बार किया? आप हमेशा बताते तो हैं गुलाम मुर्तजा कि हमने कुछ खास करने की कोशिश की है, बट हम जब कारकर्दगी देखते हैं तो वैसी नहीं होती। बट आप आंखों देख हाल बता सकते हैं कि एग्जैक्टली क्या हमने करने की कोशिश की जो कैंप लगा?
जी, न्यूजीलैंड की आपने बात की तो न्यूजीलैंड की जब लास्ट ईयर आपको पता है कि पाकिस्तान में उनकी टीम आई थी तो फर्स्ट स्ट्रेंथ टीम नहीं आई थी। उनके बहुत सारे प्लेयर आईपीएल में खेल रहे थे, उसकी वजह से दस्तयाब नहीं थे। तो तब भी वो पाकिस्तान में आके पाकिस्तान से सीरीज बराबर करके गए थे और पाकिस्तान की फुल स्ट्रेंथ वो टीम खेल रही थी। अभी पाकिस्तान ने इसमें इस टूर्नामेंट में ये अच्छी बात है कि पाकिस्तान की जानिब से नौजवान खिलाड़ियों को मौके दिए जाएंगे। तो उसमें काफी सारे बैटर्स भी हैं, कुछ ऑलराउंडर्स भी हैं, कुछ फास्ट बॉलर्स भी हैं। तो कैंप का आगाज क्योंकि 4 रोज पाकिस्तान टीम ने एलसी से ग्राउंड में प्रैक्टिस की, उसमें 2 दिन नेट प्रैक्टिस की और 2 दिन मैच सिनेरियो प्रैक्टिस की। मैच सिनेरियो प्रैक्टिस में हमने देखा था कि नए अपने प्लेयर्स जो आजमाए जाएंगे, खासकर ओपनिंग प्लेयर, क्योंकि रिजवान और बाबर दस्तयाब नहीं है, साइम अयूब अनफिट है, इस वजह से नया ओपनिंग प्लेयर भी आपको नजर आएगा। मिडल ऑर्डर में नए प्लेयर्स नजर आएंगे, नया कप्तान है क्योंकि वो खुद भी ज्यादा टी20 मैच नहीं खेले, 6 टी20 मैच में उन्होंने सलमान अली आगा ने क़यादत की है। तो पाकिस्तान के जो कोचिंग स्टाफ है उन्होंने पाकिस्तानी टीम को ये पैगाम दिया है कि एग्रेसिव क्रिकेट खेल रही है। मॉडर्न डे क्रिकेट जिस तरह दुनिया में खेली जा रही है उसी तरह की पाकिस्तानी की जो टीम ने अप्रोच अपनानी है। तो अब एग्रेसिव क्रिकेट खेलने का कहा गया है। तो ये हमें थोड़ा सा जो पिछले कैंप्स थे उनमें ये मुख्तलिफ नजर आया कि यहाँ पे एग्रेसिव क्रिकेट हमें जो नेट के अंदर भी और मैच सिनेरियो में भी खेलते हुए प्लेयर्स दिखाई दिए थे। ठीक है गुलाम मुर्तजा, जो एक सवाल बाकी रह गया, फिर उसके बाद मैं अगले सेगमेंट में जरूर आपसे डिटेल में पूछूंगा गेम प्लान असल में टी20 का है क्या, चूंकि अब बाबर नहीं है, रिजवान नहीं है, साइम भी नहीं है, फखर नहीं है। लेकिन जो सवालात थे चैंपियंस ट्रॉफी के बाद वो ये थे गुलाम मुर्तजा के हमारी सिलेक्शन कमेटी नाकाम हुई, अच्छी टीम सेलेक्ट नहीं कर सके, हेड कोच के ऊपर भी सवालात उठे, लेकिन कप्तान तब्दील कर दिए गए, सिलेक्शन कमेटी अपनी जगह बरकरार है। पीसीबी के लॉन्ग टर्म प्लान क्या है? क्या लोग ये भी कहते हैं कि आकिब जावेद क्या फिर इंटरिम हेड कोच के तौर पर ही आए हैं, या इस पर वो फुल टाइम अपॉइंट होंगे, या आगे चल के हमें कोई एक और जो है वो अपॉइंटमेंट नजर आती है? होना तो नहीं चाहिए क्योंकि पाकिस्तान की टीम ने लास्ट जो 1 साल की अगर बात करें तो 26 सेलेक्टर्स तब्दील किए हैं। तो इसलिए बहुत ज्यादा तब्दीलियां हुई हैं। हमारे कोचेस की तब्दीली बहुत ज्यादा हुई है। हमने पहले फॉरेन कोचेस लेके आया, उनको हमने घर भेज दिया, उसके बाद लोकल कोचेस को लेके आया, उनको घर भेज दिया। अब आकिब जावेद को लेके आए, जो पहली सीरीज जो पाकिस्तान जो इंग्लैंड के खिलाफ खेला था उस टाइम पे तो हमें लगा कि उनकी बहुत अच्छी जो प्लानिंग है, लेकिन चैंपियन ट्रॉफी में एक्सपोज भी हुए। तो चीफ जो सिलेक्टर्स थे उनकी सिलेक्शन के ऊपर भी तनकीद की जाती रही। तो अभी जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड हम के जराए हमें बताते हैं, क्योंकि मोहम्मद यूसुफ की जो कोचिंग स्टाफ में इंक्लूजन हो चुकी है, तो ज्यादा इम्कान यही दिखाई देता है कि जो मोहम्मद यूसुफ, आकिब जावेद, अजहर महमूद ये लॉन्ग टर्म के लिए पाकिस्तान की टीम के साथ रहेंगे। सिलेक्शन की हवाले से बात की जाए तो सिलेक्शन के ऊपर जरूर तनकीद की जा रही है और सिलेक्शन के ऊपर होनी भी चाहिए तनकीद, क्योंकि जिस तरह की सिलेक्शन चैंपियन ट्रॉफी के हवाले से की गई थी। लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के कुछ लोग हमें ये भी बताते हैं कि सिलेक्शन कमेटी भी यही रहेगी, बरकरार रहेगी। ठीक है, आपने बात की जो तब्दीलियां पाकिस्तान टीम में हुई, अब जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी आप मौजूद थे, उसके अंदर सलमान अली आगा, आकिब जावेद मौजूद थे, वहां पे मोहम्मद रिजवान जो कि वनडे कप्तान है उनकी अदम मौजूदगी को महसूस किया गया। क्या इससे तासुर मिलता है? और दूसरा, जो हमने शाहीन शाह अफरीदी को ड्रॉप किया है वनडे टीम से, हमने फिर टी20 से बाबर रिजवान को ड्रॉप किया है, फिर टी20 वर्ल्ड कप ज़्यादा दूर नहीं है गुलाम मुर्तजा, चूँकि फरवरी में श्रीलंका और भारत में मेला सजेगा। सो क्या हम ये समझें कि कोई एक प्रॉपर प्लानिंग कर ली गई है, या भी वेट एंड सी वाला गेम है कि न्यूजीलैंड सीरीज देखते हैं, कुछ और मैचेस देखते हैं, उसके बाद फैसला होगा कि किसको रहना है? पाकिस्तान में कोई भी चीज फाइनल नहीं होती। एट द एंड जब भी कोई बड़ा टूर्नामेंट आता है तो बहुत सारे खिलाड़ी ऐसे होते हैं कि जो टीम का हिस्सा नहीं होते, लेकिन उन्हें टीम में शामिल कर लिया जाता है। तो अभी तो जो इनिशियली तौर पे जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के ओहदेदारान है और खासकर जो मैनेजमेंट है उनकी जानिब से कहा गया है कि हम जो नौजवान खिलाड़ियों को चांसेस दे रहे हैं, हमारी अप्रोच यही है कि हम 2026 के टी20 वर्ल्ड कप तक इन लोगों को चांस देंगे, अपनी टीम बनाएंगे, एग्रेसिव क्रिकेट खेलेंगे और नौजवान खिलाड़ी को मुसलसल चांसेस दिए जाएंगे। ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जो मैनेजमेंट है उनकी जानिब से कहा गया है। लेकिन पाकिस्तान में हमेशा की तरह ऐसा ही होता है कि बड़ा टूर्नामेंट आता है तो जो हमें पुराने प्लेयर्स याद आ जाते हैं और कहा जाता है कि ये एक्सपीरियंस के नाम पे हमने टीम में शामिल किए हैं। लेकिन जो नए प्लेयर्स हैं जिनको मौका दिया जा रहा है, न्यूजीलैंड की सीरीज खासकर बैटर्स के लिए मुश्किल भी साबित होगी और तमाम जो हमारे बैटर्स हैं ओपनिंग से लेकर मिडिल ऑर्डर तक, तमाम के तमाम जो बैटर्स हैं ये हमारे नए बैटर्स हैं। इनमें ज्यादा से ज्यादा जो मैचेस खेले होंगे वो मोहम्मद हारिस ने
या शादाब खान ने खेले होंगे जो टीम का हिस्सा होंगे। उसके अलावा जो तमाम बैटर्स हैं वो नए बैटर्स हैं, उनको मौके देने की जरूरत भी है कि ताकि हमें नया ब्लड मिले। दुनिया में जिस तरह की अप्रोच T20 में अपनाई जा रही है उस तरह की क्रिकेट हमारे प्लेयर्स भी खेलें। ठीक है, गुलाम एक ब्रेक शामिल करते हैं। ब्रेक से जब वापस आएंगे तो से जानेंगे कि हमारा स्क्वाड तो T20 का मौजूद है, लेकिन बहुत सारे सवालात शायकीन क्रिकेट के जहनों में है कि अगर बाबर, रिजवान और फिर शाहीन और फिर फखर और इसके साथ साथ फाइम नहीं है तो पाकिस्तान की 11 मुमकिन तौर पे क्या होगी जब 16 मार्च को पाकिस्तान न्यूजीलैंड की टीमें पहले T20 में आमने सामने होंगी। मिलते हैं शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक के बाद। प्रोग्राम में खुशामदीद। जैसे मैंने ब्रेक से पहले कहा था कि पाकिस्तान की एक न्यू लुक T20 टीम है और बहुत सारे सवालात हैं। गुलाम मुर्तज़ा जिन्होंने कैंप भी कवर किया, इनसाइड स्टोरीज हैं कि एक्चुअली गेम प्लान क्या है टॉप 6 के हवाले से। गुलाम मुर्तज़ा मैं आपके पास आता हूं। अब वो काफ़ी यंग लड़के इसमें हसन नवाज हैं, उमैर बिन यूसुफ मौजूद हैं, इसी तरह अब्दुल समद पहली मरतबा शामिल हुए, मोहम्मद हारिस को भी मौका मिल रहा है। बट अगर हम एक 11 की बात करें, जब पाकिस्तान 16 मार्च को न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले मैच में मैदान में उतरेगा, आपके ख्याल में क्या हमारा गेम प्लान है और 11 हमारी मुमकिन तौर पर जो आप तक खबरें पहुंची वो क्या हो सकती है? जी, जितना हमने ऑब्जर्व किया है, क्योंकि 4 रोज जो कैंप था उसमें जो मैच सिनेरियो में नए बॉल के साथ और पुराने बॉल के साथ जिनको बैटिंग और बॉलिंग करवाई जाती थी उसका सीक्वेंस इस तरह से बनाया गया था पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जो मैनेजमेंट की जानिब से कि हसन नवाज एक ओपनर है, दूसरे उनके साथ उमैर बिन यूसुफ है, तीसरे नंबर पे बारी लेने के लिए हमेशा से भेजा जाता था मोहम्मद हारिस को जो विकेट कीपर भी हैं, और सलमान अली आगा की पोजीशन हमें 4th नजर आ रही थी कि चौथे नंबर पे वो बारी लेने के लिए आ सकते हैं, और उनके साथ इरफान खान न्याजी को ये मिडल ओवर की प्रैक्टिस करवाई जाती थी। उसके बाद शादाब खान आते थे और खुशदिल शाह आते थे। ये 7 जो सीक्वेंस बनाया गया था जो बैटर्स का, ये दोनों दिन एक ही तरफ की जो बैटिंग ऑर्डर है ये नए बॉल के साथ तीनों को भेजा जाता था, मोहम्मद नवाज को और उमैर बिन यूसुफ को। उसके बाद अगर 7 के बाद की बात करें तो जादाद खान नया बॉल करते हुए दिखाई देते थे, शाहिनशाह अफरीदी नया बॉल करते हुए दिखाई देते थे और मोहम्मद अली नया बॉल करते हुए दिखाई देते थे। लेकिन तीनों में से खेलेंगे 2। शाहीन और जादाद की बात करें, क्योंकि जादाद को इस तरह भी एज है कि वो बैटिंग थोड़ी कर लेते हैं तो शायद वो टीम में इंक्लूड भी ज्यादा हो सकते हैं। शाहिनशाह अफरीदी, हारिस रऊफ है और इब्रार अहमद है। तो इसमें क्योंकि बहुत ज़्यादा पाकिस्तान की जो सिलेक्शन कमेटी थी उसके ऊपर तनकीद की जाती थी रही कि चैंपियन ट्रॉफी में हमने स्पिनर्स कम खिलाए हैं, तो इसमें हमने शादाब खान को खिलाया तो हमें ऐसा लगता है कि वो शायद दूसरे स्पिनर के तौर पे टीम में इंक्लूड हो सकते हैं। उसके बाद 3 फास्ट बॉलर 2 स्पिनर के साथ और सलमान अली आगा छठी ऑप्शन हो सकते हैं। तो अगर इरफान खान न्याजी को रिप्लेस करेंगे तो वो मुझे लग रहा है कि अब्दुल समद जो 5वें नंबर पे खेलते हैं और इरफान खान न्याजी भी 5वें नंबर की ऊपर बैटिंग करते हैं, तो पहली इनिशियल तौर पे मुझे ऐसा लगता है कि इरफान खान न्याजी को चांस दिया जाएगा। उसके बाद अगर रिप्लेस किया जाएगा तो अब्दुल समद को किया जाएगा। अब्बास अफरीदी भी स्क्वाड में जरूर मौजूद है, लेकिन वो स्क्वाड जो 11 रुकनी टीम का हिस्सा बनते हैं तो ये इनिशियली तौर पे शायद मुश्किल होगा। उस्मान खान भी हैं, दूसरे विकेट कीपर है, तो वो तो रिप्लेस होंगे मोहम्मद हारिस के साथ। तो ये बैटिंग ऑर्डर और बॉलिंग ऑर्डर हमें ना दिखाई दे रहा है। ठीक, गुलाम मुर्तज़ा जो अपॉइंटमेंट हुई है सलमान अली आगा की बतौर T20 कैप्टन, इस पर बहुत सारे सवालात हैं क्योंकि पाकिस्तान के लिए बहुत ज़्यादा वो T20 इंटरनेशनल नहीं खेले। इसके साथ साथ अभी खुद उनका कैरियर वनडे और टेस्ट में जो है वो उसकी बहुत ज़्यादा हमें तजर्बा दिखाई नहीं देता, लेकिन एस्टैब्लिश प्लेयर ज़रूर हैं। T20 के हवाले से चूंकि 2026 का T20 वर्ल्ड कप ज़्यादा दूर नहीं है, आपको लगता है कि सलमान अली आगा क्या वाकई पाकिस्तान के कप्तान भी होंगे 2026 T20 वर्ल्ड कप में, या सिर्फ ये एक्सपेरिमेंट के तौर पर देखा जा रहा है? आपके पास इस इनसाइड न्यूज़ क्या है इस हवाले से? जी, आकिब जवेद से बाकायदा तौर पे इसका सवाल किया गया था कि जो लड़के आप सिलेक्ट कर रहे हैं और जो आपका कैप्टन है वो ऐसा तो नहीं होगा कि जब कोई बड़ा टूर्नामेंट आएगा तो उनकी जगह पे सीनियर प्लेयर्स को शामिल किया जाएगा या कप्तान को रिप्लेस कर दिया जाएगा। उनकी जानिब से ये बाकायदा तौर पे कहा तो गया है कि हम इसी टीम के साथ जाएंगे और ये कुछ और प्लेयर्स भी हैं उनको भी मौके दिए जा सकते हैं, लेकिन कप्तान यही रखा जाएगा। अब पाकिस्तान में कोई भी चीज़ फाइनल किसी टाइम पे नहीं होती। जब भी टूर्नामेंट के आगाज में हमने देखना होता है कि बहुत सारे अभी चैंपियन ट्रॉफी 2025 की हुई है, फ़हीम अशरफ और खुशदिल शाह उसमें इंक्लूड हो गए। 2024 का वर्ल्ड कप देखे T20 उसमें मोहम्मद आमिर और इमाद वसीम की एंट्री हो जाती है। तो इस तरह बहुत सारी मिसालें पाकिस्तान में मौजूद है, इसलिए कहना कबल वक्त होगा, लेकिन उम्मीद कर रहे हैं कि नए प्लेयर्स को ये मौके दें, उनके साथ जाएं, उनके ऊपर थोड़ा टाइम इन्वेस्ट करें और हमें मॉडर्न डे क्रिकेट खेलते हुए ये लड़के दिखाई भी दें।
अच्छा, बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान T20 स्क्वाड में शामिल नहीं है। शाहीन शाफिदी ने लाहौर करंदस को जो इवेंट हुआ वहां तो ये कहा कि जी हमें भी रेस्ट की जरूरत होती है, वो तो चले फास्ट बॉलर हैं, बट जिस तरह बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान को रेस्ट करवाया गया T20 से, क्या ड्रॉप किया गया, आप क्या समझते हैं? मतलब सिलेक्टर्स क्या इंडिकेट कर रहे हैं? क्या वो लॉन्ग टर्म प्लान में शामिल नहीं है? क्योंकि आकिब जावेद का मैंने ये बयान तो सुना था कि बाबर आजम बार वापस आ सकते हैं। उनके वालिद साहब ने भी यही ट्वीट किया कि वो कभी भी परफॉर्म करके वापस आ सकते हैं, क्योंकि PSL राउंड द कॉर्नर, उसके बाद नेशनल T20 भी है। बट आप क्या मतलब समझते हैं, जो सिलेक्शन कमेटी है उसके प्लान्स क्या हैं? बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान आगे चल के आपको T20 में स्क्वाड में वापसी करते दिखाई दे रहे हैं? किसी भी टाइम पे वापसी हो सकती है, लेकिन जो टीम मैनेजमेंट, खासकर आकिब जावेद और सिलेक्शन कमेटी की जो मीटिंग हुई थी, तो उनमें ये चीज़ डिस्कस ज़रूर की गई थी कि हमें मॉडर्न डे क्रिकेट की अप्रोच के प्लेयर्स चाहिए, हमें इनिंग बिल्ड करने वाले प्लेयर्स नहीं चाहिए। ये बात ज़रूर उसमें डिस्कस की गई थी। इस वजह से बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान को रेस्ट नहीं करवाया गया, ड्रॉप किया गया। ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से जब उनकी इंटरनल मीटिंग हुई थी तो उसमें बाकायदा तौर पे कि उन्हें ड्रॉप किया गया। तो अब जब वो परफॉर्म करेंगे, PSL आगे PSL है, नेशनल T20 कप है, तो अगर उसमें परफॉर्म करते हैं तो ऑब्वियसली उनकी जो सिलेक्टर्स हैं उनकी परफॉर्मेंस को भी देखेंगे, और खासकर जो स्ट्राइक रेट है अब उसके ऊपर काफी ज्यादा फोकस किया जा रहा है। ऐसा नहीं होगा कि कोई प्लेयर अगर 120 के स्ट्राइक रेट से खेल रहा है तो उसकी सिलेक्शन भी उसी तरह जो की जाएगी। अगर एक प्लेयर 140 के स्ट्राइक रेट से खेल रहा है तो उसमें थोड़ा उसे मार्जिन दिया जाएगा। ये सिलेक्शन कमेटी की पहली प्रायोरिटी और बुनियादी उनकी जो आप कह सकते हैं कि उन्होंने एक बना दिया है कि हमने इसी के ऊपर सिलेक्शन करनी है। ठीक है गुलाम मुर्तज़ा, बहुत शुक्रिया आपका। पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी में तो कुछ खास करके नहीं दिखा सका, लेकिन बहरहाल पाकिस्तान की न्यू लुक T20 आज न्यूजीलैंड रवाना हो रही है। उम्मीद करते हैं कि जब ये सीरीज शुरू हो तो पाकिस्तान के फैंस कम से कम जिस चीज़ का इंतजार करते हैं कि टीम फाइट करते हुए दिखाई दे, मॉडर्न डे अप्रोच नजर आए, इसी उम्मीद के साथ आज के प्रोग्राम का खत्म करते हैं। कल दोबारा से मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।